जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सीखें कि जो स्क्रैप मटेरियल्स होते हैं और जो हमारे पास स्पॉइल्ड हो जाती हैं चीज़ें या हमारे पास जो डिफेक्टिव गुड्स होती हैं, इनको हम लोग किस तरीके से अकाउंट फॉर करते हैं और किस तरीके से इनकी अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज़ स्क्रैप मटेरियल्स। Scrap materials basically are the waste materials from the production process which has no use afterwards. Scrap materials are basically waste materials and they cannot be used further in the production process. वो production process में further उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. For example, अगर हम बात करते हैं फर्नीचर इंडस्ट्री की, तो फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और लकड़ी को काटते हैं तो लकड़ी से बुरादा हासिल होता है, दैट इज बेसिकली वुड डस्ट। वो जो वुड डस्ट होती है वो एक स्क्रैप होता है और वो स्क्रैप जो है वो हम लोग किसी दूसरी इंडस्ट्री को बेच सकते हैं, वो जाहिर है वहां पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन फर्नीचर इंडस्ट्री में इसका कोई भी इस्तेमाल जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग फर्नीचर इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो वो जो वुड डस्ट है दैट इज आर स्क्रैप मटेरियल्स। देन इसके बाद हम लोग जब लकड़ी काटते हैं कुर्सी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए या टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो उसके जो एंड्स होते हैं या कुछ उसमें से लकड़ी जो है वो बच जाती है, जो आम तौर पे किसी भी इस्तेमाल में नहीं होती हैं, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, स्क्रैप मटेरियल्स हो जाता है। अब ये जो स्क्रैप मटेरियल्स हैं ये डेफिनेटली बिक सकते हैं और इनका इस्तेमाल जो है वो किसी और इंडस्ट्री में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल इंडस्ट्री होती है जिसमें से स्क्रैप निकल रहा होता है उसमें नॉर्मली इनकी जो यूजेज होता है वो उस तरीके से पॉसिबल नहीं हो सकता। इसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे हम लोग अगर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो प्लास्टिक के अंदर जब हम लोग प्लास्टिक मोल्डिंग करते हैं तो उसके साथ बहुत सारा मटेरियल जो है वो एक्सेस लगा हुआ होता है, जिसको बाद में वो काट के अलहदा कर देते हैं और अलहदा से उसको जो है वो उतारते रहते हैं उसके साथ से, ताकि वो जो कुर्सी की शेप है या फिनिश हो सके। तो उन चीज़ों से जो भी उतरने वाली जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको हम लोग स्क्रैप मटेरियल्स बोलते हैं। तो स्क्रैप नॉर्मली जो वर्ड यूज होता है द थिंग और द मटेरियल विच इज ऑफ नो यूज। नॉर्मली हम स्क्रैप का वर्ड उसी के लिए यूज करते हैं जो कि हम ये समझते हैं कि अब ये इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसी तमाम चीजें जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर या ऐसे मटेरियल्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो है वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस निकलते हैं और जो उसके बाद किसी भी इस्तेमाल के नहीं होते हैं, हम लोग उनको स्क्रैप मटेरियल्स बोलते हैं। जब हम लोग स्क्रैप मटेरियल्स की अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज द स्क्रैप विच हैज द रिलेटिवली हाई वैल्यू। ऐसा स्क्रैप जिनकी वैल्यू कुछ हाई होती है उनको हम लोग अलहदा से रिकॉर्ड करते हैं, और ऐसी स्क्रैप जिनकी वैल्यू थोड़ी होती है, स्मॉल होती है, कम वैल्यू के होते हैं, कम वर्थ के होते हैं, उनकी हम लोग अकाउंटिंग या उनकी एंट्रीज जो है वो एक डिफरेंट तरीके से करते हैं। सो when the value of the scrap is relatively high, we record them in two steps. पहले स्टेप में हम लोग उनको एज एन इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं, हम उनको अपने पास एक एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर सेकंड स्टेप के अंदर जब हम लोग उनको बेचते हैं तो फिर हम लोग उसकी दूसरी एंट्री करते हैं। इट मींस कि हम लोग जब हाई वैल्यू ऑफ स्क्रैप होती है तो हम स्क्रैप को एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं और एक उसको अपनी रिकॉर्ड्स के अंदर उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। तो जो हम लोग एंट्रीज करते हैं व्हेन द स्क्रैप इज रिकॉर्डेड, जब स्क्रैप को रिकॉर्ड किया जाता है तो स्क्रैप मटेरियल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, सो दैट इज आवर एसेट अकाउंट। जिस तरह से मटेरियल्स अकाउंट हमारा एसेट होता है, इसी तरीके से स्क्रैप का मटेरियल्स जो है वो भी हमारा एसेट हो जाता है। तो स्क्रैप मटेरियल्स एसेट अकाउंट होता है और उसको हम क्रेडिट किसको करते हैं, अगर तो हम लोग वो वाला जो मटेरियल निकाल रहे हैं वो उसका जो बेनिफिट है
पूरे फैक्ट्री को चार्ज करते हैं किसी भी आइडेंटिफिकेशन के बगैर कि भाई ये कहाँ से निकला है, तो हम लोग ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज कर देते हैं, तो हम उसकी एफओएच कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग वही वाला स्क्रैप मटेरियल किसी स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करते हैं, किसी स्पेसिफिक जॉब को असाइन करते हैं, तो उस सूरत में हम लोग वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर को क्रेडिट कर देते हैं। तो आप याद रखें कि व्हेन वी record the scrap, we make an asset of scrap materials that is debited and charge that scrap value to the respective account। अगर तो हमने ओवरऑल प्रोडक्शन को चार्ज करना है, ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज करना है, तो हम एफओएच कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर हमने स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करना है, तो तब हम लोग वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट करते हैं। सो दिस इज सिंपल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द स्क्रैप वैल्यू व्हेन द स्क्रैप वैल्यू इज रिलेटिवली हाई। अब दूसरी एंट्री जब हम लोग उस स्क्रैप को बेचते हैं, तो व्हेन स्क्रैप इज सोल्ड, कैश या अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट कर देते हैं। व्हेन वी सोल्ड देम एट कैश, तो हम कैश को डेबिट करते हैं। व्हेन वी सेल इट ऑन अकाउंट, तो हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। सो कैश और अकाउंट रिसीवेबल इज डेबिट एंड स्क्रैप मटेरियल्स जो हमने ऊपर डेबिट किया था, जो इन्वेंट्री बनाई थी, उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये एंट्री जो है वो हम दो स्टेजेस में करते हैं इनकी रिकॉर्डिंग, जब स्क्रैप की वैल्यू रिलेटिवली हाई होती है। और जब हम लोग स्क्रैप की वैल्यू स्मॉल होती है, कम वैल्यू का, कम वर्थ का होता है, तो हम उसको अलहदा से इन्वेंट्री के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जस्ट उसको हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं, एक जगह के ऊपर पाइल अप करते जाते हैं। और एक वक्त जब आता है, तो हम किसी वेंडर के साथ राब्ता करके और इकट्ठे ही उस स्क्रैप का जो है वो एक डील करते हैं, और उस डील के नतीजे में हम लोग उस वेंडर को बेच देते हैं। सो कैश उस सूरत में जब हम बेचते हैं, तो अगर हमने कैश पे बेचा होता है, तो कैश को डेबिट कर देते हैं, और अगर हम लोगों ने अकाउंट पे होता है, तो अकाउंट रिसीवेबल को कर देते हैं। सो कैश और अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, और जो इसका जो बेनिफिट होता है या जो भी हमने इनकम ली हुई होती है, उसको हम लोग रेस्पेक्टिव अकाउंट को चार्ज कर देते हैं। अगर हम उसको अलहदा से एक अलहदा अकाउंट, अलहदा से सेल्स बना के लिखना चाह रहे हैं, तो हम उसको स्क्रैप सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं। अगर हम लोग उसको ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज करना चाह रहे हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन को चार्ज करना चाह रहे हैं, तो हम एफओएच कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और अगर हम इसको स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करना चाह रहे हैं, तो हम वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। सो दीज आर बेसिकली द एंट्रीज which we use for recording the scrap materials. Here we have a question. A machine shop manufactures a stainless steel part that is used in an assembled product. Materials charged to a particular job अमाउंटिंग टू ₹600। मटेरियल जो एक पर्टिकुलर जॉब को चार्ज किया गया है, दैट इज 600। एट द पॉइंट ऑफ फाइनल इंस्पेक्शन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द मटेरियल यूज्ड वाज इंफीरियर टू द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, देयरफॉर ऑल यूनिट्स हैड टू बी स्क्रैप्ड। तो तमाम के तमाम यूनिट जो है वो मटेरियल चूंकि इंफीरियर क्वालिटी का था, तो स्क्रैप करना पड़ेंगे। द रिकॉर्ड द एंट्रीज रिक्वायर्ड फॉर द स्क्रैप अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तमाम जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं उसके अंदर हमने जो स्क्रैप की एंट्रीज हैं वो हम कैसे करेंगे। So, the revenue received for scrap is to be treated as a reduction in manufacturing cost, but cannot be identified with a specified job. Specific job को identify नहीं कर सकते, लेकिन वो हम क्या कर सकते हैं, treated as reduction in manufacturing cost. Reduction in manufacturing cost mean overall factory को चार्ज करना है। क्यों फैक्ट्री को चार्ज करना है? क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक जॉब को हम आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। द वैल्यू ऑफ स्टेनलेस स्टील स्क्रैप इज स्टेबल एंड एस्टिमेटेड टू बी 125 फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए जो स्टेनलेस स्टील की वैल्यू है जो इस वक्त उन्होंने लगाई है वो 125 है। द स्क्रैप इज सोल्ड 2 months later for cash at estimated value of 125। एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो उसके मुताबिक स्क्रैप को हम लोगों ने बाद में बेच दिया है 2 महीने के बाद। बेसिकली यहाँ पे जो स्क्रैप मटेरियल्स है उसकी एंट्री जो है वो 2 स्टेजेस के ऊपर होगी। जब से सबसे पहले हम लोग स्क्रैप को आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, सो स्क्रैप मटेरियल्स को हम लोग डेबिट कर देंगे। और चूंकि ये वाला स्क्रैप आइडेंटिफाई नहीं हो सकता किसी स्पेसिफिक जॉब को, तो हम लोगों ने उसको फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सो दिस इज द एंट्री ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्क्रैप एज एन एसेट। और तब हम लोग फिर दूसरी स्टेज के ऊपर हम इसको बेच देंगे। तो जब ये इसको हम बेचेंगे तो कैश और अकाउंट रिसीवेबल विच एवर इज द रेलेवेंट अकाउंट, इन दिस केस कैश पे हमने चूंकि बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट, एंड स्क्रैप मटेरियल्स जो हम लोगों ने ऊपर एसेट बनाया था उसको हम लोगों ने लेस कर दिया है, कम कर दिया है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। पहली स्टेज के ऊपर स्क्रैप को हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के बाद, और दूसरी स्टेज के ऊपर हम स्क्रैप को फिर बेचते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दूसरी सिचुएशन में revenue received for scrap is to be treated as reduction in manufacturing cost but cannot be identified with a specific job। इसमें भी सेम सिचुएशन है कि हम लोग ओवरऑल प्रोडक्शन को हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को चार्ज करेंगे क्योंकि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं स्पेसिफिक जॉब को। अ फर्म प्राइस इज नॉट डिटर्मिनेबल फॉर द स्क्रैप अंटिल इट इज सोल्ड। और फर्म जो है वो अपनी प्राइस आइडेंटिफाई नहीं कर सकती जब तक इसको बेच नहीं देती। सो इट इज इवेंचुअली फॉर 75 कैश, और ये बाद में 75 कैश पे ये वाली स्क्रैप बिक सकती है। तो अगर हम लोग इसकी एंट्री की बात करते हैं तो चूंकि ये जब हम स्क्रैप हासिल कर रहे हैं तो हमें उसकी वर्थ का नहीं मालूम, तो जब हमें वर्थ नहीं मालूम तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग स्क्रैप को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें हमारे पास कोई इसकी एंट्री नहीं होगी। तो ये समझ ले कि ये दूसरा केस है जिसमें हम लोग स्क्रैप को एक हाई वैल्यू के ऊपर कंसीडर नहीं कर रहे बल्कि एक लो वैल्यू है, और उसको हम लोगों ने निकाल के साइड पे रख दिया। और जब हमने इसको बेचा तो एट द टाइम ऑफ सेल सिर्फ हम लोग एंट्री करेंगे, तो उसकी एंट्री बनेगी जितने का हम बेचेंगे दैट इज द कैश अकाउंट डेबिट। एंड फैक्ट्री ओवरहेड को चूंकि हमने चार्ज करना है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जॉब को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम फिर फैक्ट्री ओवरहेड को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। सो दिस इज द सिंपल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्क्रैप। तीसरा केस हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन जॉब एक स्पेशल जॉब है और 85 उसमें से स्क्रैप एक्सट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज ट्रीटेड एज अ रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और वो चूंकि स्पेसिफिक जॉब है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम चार्ज करेंगे। अ फर्म प्राइस इज नॉट डिटर्मिनेबल फॉर द स्क्रैप अंटिल इट इज सोल्ड। और एक जो मुनासिब कीमत है या जो आप समझ लें कि फाइनल प्राइस है वो तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक वो बिकेगा नहीं। इट मींस कि यहाँ पे हमने केस जो है वो उलट हो गया है जो हमारा बी का था। यहाँ पे बी में हमने यही बात की कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता जब तक वो बिकेगा नहीं। इट मींस कि ये एक स्मॉल वैल्यू वाला केस है। और दूसरी जो चीज चेंज है वो ये है कि यहाँ पे ओवरऑल हमने स्पेसिफिक जॉब को चार्ज नहीं किया था, ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज किया था। तो यहाँ पे हम लोग उसको स्पेसिफिक जॉब को ट्रीट करेंगे क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी एक स्पेसिफिक जॉब को ट्रीट होना है। तो इस लिहाज से अगर हम लोग इसकी एंट्री की बात करते हैं तो एंट्री इज ओवर हेयर कि जब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे स्क्रैप को तो उस वक्त कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमें उसकी वर्थ का नहीं मालूम और वो एक स्मॉल वैल्यू है। तो दूसरी तरह जब हम लोग इसको सेल करेंगे तो हम लोग उसको अकाउंट रिसीवेबल या फिर कैश जो भी अकाउंट हो सकता है उसका हम उसको डेबिट कर देंगे और वर्क इन प्रोसेस और आगे जॉब नंबर भी लिख सकते हैं कि ये कौन सी जॉब है। क्योंकि यहाँ पे उसने वो जॉब नंबर दिया नहीं हुआ तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा। तो वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे 85 की अमाउंट के साथ। सो दिस इज बेसिकली स्मॉल वैल्यू केस
जिसमें हम लोग जब आइडेंटिफ़ाई करते हैं स्क्रैप को तो कोई एंट्री नहीं करते। हाँ, सिर्फ़ एक ही एंट्री करते हैं जब हम लोग इसको बेच देते हैं। तो जब हम बेच रहे होते हैं तो उन्होंने हमें ये कहा है कि जब आप बेचेंगे तो उसको आप लोगों ने एक स्पेसिफ़िक जॉब को आइडेंटिफ़ाई करना है, तो हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सो अकाउंट रिसीवेबल और कैश व्हिचएवर इज़ द अकाउंट इज़ डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर के साथ हम लोग इसको लिख के क्रेडिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सिंपल एंट्री फॉर सी केस। ओके, अब अगर हम लोग डी केस की बात कर लेते हैं तो इन केस डी only 40 cash was received for the scrap when it was sold in the following fiscal period। अगले फिस्कल पीरियड में जब हम लोगों ने स्क्रैप को बेचा तो सिर्फ और सिर्फ हमें 40 की कॉस्ट जो है वो रिकवर हुई। अ फर्म प्राइस इज नॉट डिटरनेबल फॉर द स्क्रैप अंटिल इट इज सोल्ड। और फर्म प्राइस है वो तब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तो उसको बेचे ना। एंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फॉर द स्क्रैप इज टू बी ट्रीटेड एज अदर इनकम। और इसको हम लोग जो बेचेंगे इसको हम अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अदर इनकम वाला केस जो है अगर हम उसको देखते हैं तो हम लोग जब आइडेंटिफाई करेंगे स्क्रैप को तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसकी वर्थ का मालूम नहीं है, एक छोटी सी स्मॉल वर्थ है। लेकिन जब हम लोग उसको बेचेंगे तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और स्क्रैप रेवेन्यूज या स्क्रैप सेल्स के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये हम अदर रेवेन्यूज के तौर पे इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो सो दिस इज वाज द सिंपल केस ऑफ स्क्रैप रिकॉर्डिंग। और स्क्रैप के जो डिफरेंट हम लोगों ने 4 केसेस जो हैं वो पढ़े हैं इसके अंदर, तो वो हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। होप्स हो कि आप लोग इसको जो है वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।